हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 21st BPSC मेंस 20th इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। अगर आप UPPCS मेंस वगैरह भी दे रहे हैं तो आपको GS3 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये बेसिकली हमारा इकोनॉमिक करंट अफेयर का पार्ट 3 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिएगा। वो जो प्लेलिस्ट है इसका करंट अफेयर का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दे रहा हूँ इस वीडियो के, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है द US फेडरल रिजर्व कट रेट कट। जैसे यहाँ होता है ना रेपो रेट कट, लास्ट में पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया था कि CRR में उन्होंने 50 पॉइंट का कट किया है। तो उस तरीके से US फेडरल रिजर्व जो है, वहाँ का जो RBI, मतलब इंडिया का जो RBI है ना, सेंट्रल बैंक, उस तरह से USA का जो है सेंट्रल बैंक, उसको फेडरल रिजर्व बैंक बोलते हैं, उसने कट किया है। ठीक है, तो वही मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव देखिए। तो US फेडरल रिजर्व कट मीन्स द सेंट्रल बैंक इज लोअरिंग इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मेकिंग बोरोइंग चीपर इन द US एंड ग्लोबली। इसका मतलब, कट का मतलब होता है ना कि मानिए पहले अगर ये बोल रहा है वो कि CRR, एक एग्जांपल मैं इंडिया से देता हूँ, तो CRR बोल रहा है अगर कि CRR होता है करेंसी रिजर्व रेशियो, मतलब उतना करेंसी आपको रिजर्व रख के रखना पड़ेगा। तो मानिए वो 5% पर है, तो बैंक को 5% एनी हाउ रिजर्व रखना है, लेकिन वो अगर कट कर गया, कम करके 4.5 हो गया, तो जो 0.5% जो पैसा वो क्या है, वो बैंक क्या काम करेगा, उसको लोन देने में काम आएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट कम पे बैंक भी लोन देगा, क्योंकि उसको कम पैसा लग रहा है। जैसे रेपो रेट होता है, तो अगर उसको बैंक को कम पैसा लग रहा है तो वो आपसे भी कम पैसा लेगा। तो अभी जो फेडरल रिजर्व ने है उसने कट किया है फेड रेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट, स्टेबलाइज इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज ग्लोबल लिक्विडिटी। बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? क्योंकि जैसे पैसा, अगर पैसा उनसे कौन लेते हैं? बिजनेसमैन लेते हैं, हम लोग लेते हैं कुछ काम से। मान लीजिए घर बनाने के लिए होम लोन लिए, तो उसमें कितने लोग को आप काम देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। उस तरीके से फिर जो बिजनेसमैन है वो लोन लेते हैं, तो वो लोन जैसे ही अगर वो रेपो रेट या बोले फेड रेट कट होता है, उस तरीके से पैसा मार्केट में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ग्लोबल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब वही जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि पैसा मार्केट में कितना से चल रहा है। ठीक है, वही देखिए, द फेड रेट कट बाई 50 to 75 बेसिस पॉइंट इन 2025, रिड्यूसिंग द बेंचमार्क फेडरल फंड रेट टू रेंज ऑफ 3.75% to 4%। ठीक है, इस पे इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, जो यही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये BPSC पूछ सकता है। ठीक है, आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है कि बताइए कि फेड रेट कट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या BPSC भी पूछेगा तो यही पूछेगा मेंस में भी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा पहला, तो फिर रुपी स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, RBI के पॉलिसीज़ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट एंड लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट दो प्रकार का होता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में होता है जो मतलब काइंड वही है कि फ्यूचर सेटलमेंट जो होता है। ठीक है, जैसे FDI आया, FPI आया। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कैपिटल अकाउंट से, कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है ना, उनका पैसा आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए फेड रेट कट वहाँ जाके, अब यहाँ मान लीजिए कि 5% पे अभी लोन मिल रहा है, तो वो लोन जो बैंक है, मान लीजिए SBI है, अगर आपको 5% पे लोन दे रहा है, तो वो जो पैसा जिससे वो डिपॉजिट करवा रहा होगा, उसको भी अच्छा खासा रेट दे रहा होगा। एक डिफरेंस वो, क्योंकि सरकार तय करती है, मतलब RBI तय करता है। तो अगर मानिए कि इन्वेस्ट रिटर्न ज़्यादा कहाँ आएगा, अगर पैसा जमा करेंगे तो इंडिया में आएगा। तो वो जो बाहर के जो कंपनी है, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, चूँकि वहाँ फेड रेट कट हो गया है, उस कारण वो क्या करेंगे कि पैसा अपना इंडिया में डालेंगे, कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट अपना अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन करेंट अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कि वीकर US डॉलर कैन स्ट्रेंथन द रूपी। ठीक है, जो वीकर US डॉलर है ना, मतलब क्योंकि US डॉलर वीकर होगा ना, कैसे, वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसके कारण क्या होगा कि रूपी हमारा स्ट्रांग होगा। इससे एक और दिक्कत ये है ना रूपी स्ट्रांग होने से, कि एक्सपोर्ट हमारा लेस कम्पिटेटिव बन जाएगा। ये मैं लास्ट पार्ट 2 में पढ़ाया हूँ अच्छे से। ठीक है, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कैसे वो डिप्रेसिएशन ऑफ रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है, या अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है, तो आप समझ लीजिएगा उसमें। ठीक है, रूपी स्टेबिलिटी का देखें तो लोअर US रेट वीकेन द डॉलर लीडिंग टू रूपी अप्रिसिएशन, वही, और स्टेबलाइजेशन, स्टेबल होगा और आपका अप्रिसिएट करेगा रूपी। RBI पॉलिसी, तो RBI को ज़्यादा रूम मिलता है कट करने का, क्योंकि मानिए अगर वो कट कर दिया, तो RBI के पास ऑप्शन है ना कि उसे थोड़ा सा कट कर दे। मानिए वो 50 to 75 बेसिस पॉइंट अगर कट किया, तो ये 50 बेसिस पॉइंट भी कट कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, अगर उसको मार्केट में लिक्विडिटी देना रहे इंडिया में तो। ठीक है, फिर मार्केट एंड लिक्विडिटी का मैं बता ही दिया, वही कि इक्विटी मार्केट लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी सो पॉजिटिव सेंटीमेंट विद स्ट्रॉन्गर FPI इनफ्लो, क्योंकि FPI आने का बहुत ज़्यादा चांस है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे मैंने बता ही दिया, एक्सपोर्ट जब आपका लेस कम्पिटेटिव हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट में नुकसान होगा और इंपोर्ट में फ़ायदा होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखें
तो इनकरेजेस कैपिटल इनफ्लोज एंड बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सही बात है ना, कैपिटल इनफ्लो आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह पैसा देंगे तो। इनहेंसेज आरबीआई पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, वही जो आरबीआई का पॉलिसी जो था, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, तो वोलेटिलिटी रिस्क है, क्योंकि एक्सेसिव रुपये अप्रिसिएशन से क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस खराब होगा, ठीक है। तो वो वोलेटाइल एक तरह से मार्केट होगा। कैपिटल फ्लो रिस्क का दिक्कत है, क्योंकि जो एफपीआई वाले जो होते हैं ना, वो पैसा डालते जल्दी हैं, निकालते भी जल्दी हैं। इस कारण क्या होगा, कैपिटल फ्लो का रिस्क है कि पैसा आया, पता चला इन्वेस्ट कर दिए, अब एफपीआई वाले लेके चले गए। तो अब जो वो चीज़ लोन हो गया ना एक तरीके से, या कहिए कि ज़्यादा बैंक को वो हो जाता है ना दिक्कत। वाइल्ड प्राइस लिंकेज का दिक्कत रहता है, क्योंकि देख रहे हैं जैसे इजराइल हमास वार हो रहा था, अभी तो रुक गया, पर रसिया यूक्रेन वार हो रहा है, या फिर हमेशा देखते हैं कि डेढ़ सिपा हौदी जो रिबल हैं यमन के, वो अटैक करते रहते हैं। उसका नतीजा ये क्या होता है ऑयल प्राइस लिंक पर, कि ये वेरी करते रहता है। जैसे ईरान पे ही अटैक हुआ तो ईरान बोल रहा था कि मैं पर्शियन गल्फ को ही बंद कर दूँ, ब्लॉक कर दूंगा। आरबीआई मैनेजमेंट तो, क्योंकि वो क्या है ना कि आपको रेट जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को बैलेंस करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ को, इन तीनों को बैलेंस कर पाना ना आरबीआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे मानिए इन्फ्लेशन जैसे ग्रोथ करना है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि मार्केट में तभी पैसा आएगा। तो यही है कि सबको बैलेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वे फॉरवर्ड में देखें तो आरबीआई शुड कंटिन्यू टू मॉनिटर ग्लोबल लिक्विडिटी एंड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ठीक है, उसको ध्यान देना चाहिए लिक्विडिटी और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के, ठीक है। स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म और डाइवर्सिफिकेशन, आपको पॉलिसी रिफॉर्म और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस से, मतलब अपने स्ट्रेंथन करने के लिए। मेंटेन प्रूडेंट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज टू एंकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आपको फिजिकल पॉलिसी मतलब जो बजट वगैरह आता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई कर रहा है, रेपो रेट कट वगैरह, वो दोनों के सिनर्जी से यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ये जिनका अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है या आपके करंट अफेयर में इंटरव्यू के लिए वो करिए, मेंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे वगैरह में आप ये वाला टॉपिक डाल सकते हैं। तो बेसिकली किनको मिला है ये देख लीजिए, तो जोएल मोकीर को मिला है, फिलिपिन एगियोन को मिला है, पीटर हॉबिट को मिला है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जोएल मोकर का एक बुक है जो मतलब थ्योरी उन्होंने दिया है, थ्योरी ऑफ यूजफुल नॉलेज, ठीक है, जो बेसिकली वही बताता है ना कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो ट्रिगर किया सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब ना कि ग्रोथ एक समय पे जाके ना स्टेगनेट हो जाता है। जैसे हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा वही हालत हो रखा है, कर अभी बूस्ट हुआ है थोड़ा आत्मनिर्भर भारत और मेक ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वगैरह से, वरना स्टेगनेट हो गया है। तो क्या क्या रीज़न है, बेसिकली यही बताता है ये बुक थ्योरी ऑफ यूजफुल नॉलेज, कि क्या रीज़न है कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो सडनली वो ट्रिगर किया ग्रोथ ना, जो अभी तक ग्रोथ हो रहा है, मतलब वो रुक नहीं रहा है। लेकिन उसके पहले देखिए तो ग्रोथ कितना रुका हुआ था, मतलब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे या मिडिएवल हिस्ट्री पढ़े होंगे, देखे होंगे ग्रोथ सब में ऑलमोस्ट वही है। लेकिन अब देखिए कि हर 2 साल में 4 साल में एक नया टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है, ठीक है। तो वही थ्योरी ऑफ यूजफुल नॉलेज के बारे में बता रहा है, ठीक ना। ये मैं आगे बताऊंगा कि प्रोपोजिशनल नॉलेज और प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज क्या होता है। फिलिपिन एंड गियोन एंड पीटर हॉविट जो है उन्होंने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लें थ्योरी ऑफ यूजफुल नॉलेज क्या है, जो जॉन मोकिर दिए हैं। इसके लिए 2 तरह का नॉलेज का बात करते हैं, प्रोपोजिशनल और प्रिस्क्रिप्टिव। प्रोपोजिशनल क्या होता है कि थिंग्स वर्क कैसे करता है, वाई थिंग्स वर्क, ठीक है, जैसे साइंटिफिक थ्योरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक ना। और प्रिस्क्रिप्टिव की हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, माने कोई चीज़ बना हुआ है तो किस तरीके से अप्लाई करना है नॉलेज को, जैसे एआई है, ठीक है। तो एक हुआ कि एआई कैसे वर्क करता है, कैसे उसका डाटा है, कैसे उसमें डाटा अपलोड करते हैं, कैसे मशीन लर्निंग काम करता है, कैसे डीप लर्निंग काम करता है, ठीक है, इसके एसक्यूएल काम करता है, वो अलग चीज़ हो गया, वो प्रोपोजिशनल नॉलेज में आ गया। फिर प्रिस्क्रिप्टिव क्या है कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी पे टाइप करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे उसे डाटा निकालते हैं, ठीक है। The industrial revolution was the turning point when prescriptive knowledge allowed practical application of scientific ideas, fueling continuous technological growth। वही बता रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वही टर्निंग पॉइंट था ना, जो आपका प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज जो था कि हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, वो अलाउ कर दिया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ को, मतलब दोनों का सिनर्जी कहिए काइंड ऑफ। थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन अगियोन एंड हॉविट का है, बेसिकली यही बताता है ना कि जो भी एक नया चीज़ आता है वो पुराने चीज़ को डिस्ट्रॉय करके आता है, ठीक है, तो उसको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप लीजिए ना, तो देखिए कि पहले नॉर्मल ऐसे
ऐसे समझिए कि नॉर्मल कॉल आया था, ठीक है, कॉल पे बात करने के लिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वीडियो कॉल आ गया। तो वो क्या है कि मतलब कॉल तो अभी बंद नहीं हुआ है, पर मैं एग्जांपल जैसे ले लेता हूँ ये कुछ और का। जैसे आप चैट जीपीटी का ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि पहले एक था ना कि गूगल नॉर्मल था कि उसको कुछ दो, वो ऐसे करके कुछ रिजल्ट देगा बहुत सारा, हम लोग उसमें भी बहुत खुश थे। पर चैट जीपीटी क्या किया, उसको और एक लेवल पे ला गया कि आप जिस तरीके से आंसर मांग रहे हैं उस तरीके से दे रहा है। तो क्या कि क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना एक तरीके से कि पुरानी चीज़ों का, और नया चीज़ इससे उपज रहा है, ठीक है। वही सिग्निफिकेंस है क्या, तो एक्सप्लेन वाई मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सॉ स्टेगनेशन एंड हाउ ग्रोथ बिकम द न्यू नॉर्मल विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन, जो मैं पहले बता रहा था वही एंशिएंट मिडिएवल वाला एग्जाम्पल से। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपननेस टू चेंज, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड कंपटीशन इन फोस्टिंग इनोवेशन, demonstrate that innovation and technological progress are engines of sustained economic growth vital for improving living standard, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं है, चैलेंजेस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली वो दोनों थ्योरी वाला जो बताया ना, वो थ्योरी ऑफ यूजफुल नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, वो याद रखिएगा। क्विक कॉमर्स रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, ठीक है। क्यों, ये जीआईजी का समझिए, जीआईजी इकोनॉमी आप लोग जानते होंगे ना, गी इकोनॉमी, ठीक है, उसका पार्ट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्विक कॉमर्स रिवॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, ये डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल अंडर ई कॉमर्स इन इंडिया दैट डिलीवर्स गुड एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर विद इन 10 to 30 मिनट। आप एग्जाम्पल सुने होंगे, ब्लिंकिट का सुने होंगे, फिर आप सुन रहे होंगे स्विगी का इंस्टामार्ट है, ठीक है। ये सब क्या करता है कि 10 से 15 मिनट में आपको सामान पहुंचा देता है, ठीक है। कुछ ही ऑर्डर करिएगा तो नॉर्मल सा भी, मानिए आप साबुन ऑर्डर करना हो, कुछ पेन ऑर्डर करना हो, तो ये फटाक से पहुंचा देगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बूस्ट द जीआईजी इकोनॉमी, जो क्विक कॉमर्स रिवॉल्यूशन आया है उसका, कि बूस्ट द जीआई जो गिग इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स अच्छा खासा क्रिएट कर रही है, वाई लिवरेजिंग एडवांस डिजिटल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि ये टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल की वजह से ही हो रहा है ना कि लोग ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं ऐप पर और तुरंत आ जा रहा है 10-15 मिनट में। तो अपॉर्चुनिटीज इससे क्या है कि बताया जा रहा है कि जो क्विक कॉमर्स मार्केट जो है ना, वो अभी अभी है $3.3 बिलियन पर, और ये प्रोजेक्ट टू रीच $10 बिलियन बाय 2029, ठीक है। इसमें 75% ईयर और ईयर ग्रोथ है, सोचिए कितना ज़्यादा ग्रोथ है इस। हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन एक अच्छा एग्जांपल है कि मार्केट पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है। फिर इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द नीड फॉर कंज्यूमर्स टू फिजिकली विजिट स्टोर्स, वही बताया कि अब और घर से ही बैठ के कुछ भी छोटा छोटा चीज़, माने शैम्पू मंगवाना है या कुछ भी मंगाना है, सब्जी मंगवाना है। इट सपोर्ट्स द गिग इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो टू 25 मिलियन वर्कर, मतलब काइंड ऑफ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आता है। तो 25 मिलियन वर्कर को चांस है कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा 2029 तक। वही इनकॉर्पोरेट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक एआई फॉर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड ड्रोन बेस्ड डिलीवरी पायलट, सोचिए ड्रोन बेस्ड तक यूज़ कर रहे हैं जल्दी पहुंचाने के लिए लोग। एक्सपेंडिंग डिमांड फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ विच अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ क्विक कॉमर्स डिमांड इन 2023, मतलब Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है। सपोर्ट इमरजेंसी एंड एसेंशियल डिलीवरीज लाइक मेडिसिन विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब इससे मेडिसिन, मतलब वो तो बता ही दिया कि शैम्पू मंगा सकते हैं, साबुन मंगा सकते हैं, पेन मंगा सकते हैं, बट इसमें ना आप जैसे तबीयत इमरजेंसी मानिए ख़राब है, आपको लग रहा है कि बाहर जाने का मन नहीं है, अकेले हैं आप, दवा लाने का मन नहीं कर पा रहा है, तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दीजिए या इंस्टामार्ट से, जो भी एक रहे, ठीक है। प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोथ, ठीक ना। की प्रोविजन देखिए तो क्विक कॉमर्स कंपनी ओपन थ्रू डार्क स्टोर्स, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मिनी वेयर हाउस स्टॉक विथ क्विक मूविंग गुड्स। डार्क स्टोर बोलते हैं ना, जो जनरली आपको दुकान लगेगा कि नहीं दुकान है, लेकिन वहाँ सब सामान रहता है, मान लीजिए गोदाम छोटा मोटा टाप के बोल दीजिए बना के रखे हुए, और वहीं से सप्लाई होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ लोकल किराना स्टोर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि लोकल किराना स्टोर के साथ भी लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, सो दैट और ज़्यादा ईजिली पहुँचा पाए। लेबर लॉज लाइक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी मेंशन सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। वो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन उसमें लाए हैं, वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी तो हर 20 में। चैलेंजेस क्या है, तो प्रेडेटरी प्राइसिंग एंड प्राइस गॉगिंग बाई ई कॉमर्स, गॉजिंग बाई ई क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वो क्या करता है ना कि इनिशियली वो पैसा कम करके देता है मार्केट में, ठीक है। कि मानिए मार्केट में आपको लेट सपोज बोलिए कि एक पेन 10 का मिल रहा है, तो वो 9 रुपये देगा, जानबूझ के कि उसका मार्केट कैप्चर हो, कुछ लोग का ऐसे आदत हो। तो लोकल ट्रेडिशनल रिटेलर्स आर लुकिंग लूजिंग बिजनेस, कि सही बात है, वो लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके क्यू कॉमर्स वाले आते हैं और इनिशियली तो खूब खर्चा कर देते हैं, ठीक है। एक रीज़न है कंपनी को डूबने का भी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गिग वर्कर, लो वेजेज रहता है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हाई प्रेशर टू मीट डिलीवरी टारगेट, क्योंकि 10 मिनट का तो टारगेट आपको तो पता है कि 10 मिनट में चलो मैं ऑर्डर करूँगा आ जाएगा,
बट आप खुद सोचिए कि कोई 10 मिनट पहुंचाता भी तो होगा, कितना ट्रैफिक जाम वजह से या कुछ भी रहे, लेकिन उसको पहुंचाना ही पहुंचाना है। अनसस्टेनेबिलिटी कंसर्न है, क्योंकि हाई कैश बर्न फ्रॉम हेवी डिस्काउंट एंड स्टीप कंपटीशन, इसके कारण क्या होता है कि लॉस भी जाता है, जो मैं ऊपर बता रहा था कि यही वन ऑफ द रीज़न है कि लॉस में भी जाने का। फिर एल्गोरिदम प्राइस लीडिंग टू प्राइस डिफ्रेंसिएशन, इसके कारण बहुत डिबेट होता है। जैसे एग्जांपल आप सुने होंगे कि अगर आप एप्पल से अगर आप ओला बुक करते हैं और एंड्रॉयड से ओला बुक करते हैं तो एप्पल पर ज़्यादा महंगा दिखाता है। तो ये एल्गोरिदमिक प्राइसिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, इसके कारण भी लोग को मतलब एक दिमाग में नेगेटिव सेंटिमेंट बैठ रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, एम्पावर करेंगे हम लोग और इसको सीसीआई को, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ लोकल किराना स्टोर विद डार्क स्टोर्स, ठीक है, कि कोशिश करेंगे कि लोकल किराना को डार्क स्टोर के साथ, मतलब लोकल किराना जो बंद हो रहा है ना उसको ऐसे बंद नहीं होने दे, ठीक है। स्ट्रेंथन लेबर प्रोटेक्शन एंड, वही जो चैलेंजेस बताया ना इसी का उल्टा बस लिख दीजिएगा, ठीक है। CSR इन इंडिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, इज गवर्न बाई सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो ये जरूर लिखिएगा। मैंडेटरी कंपनीज विथ टर्नओवर एबव ₹1000 करोड़, नेट वर्थ ओवर 500 करोड़, ठीक है, कि ये दिमाग में रखना है कि नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आपका, हाँ यहाँ पे था मैं, और फिर देखेंगे वही जो कंडीशन है, आप ये कंडीशन उतना आपको नहीं इंपॉर्टेंट है। द शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट लिस्ट एलिजिबल CSR एक्टिविटी, जो क्या क्या है जो एलिजिबल है, मतलब कहाँ कहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लीगली मैंडेट CSR स्पेंडिंग, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब आप ये इसको आप देख सकते हैं कि हम लोग सिर्फ कंज्यूमरिज्म पे ही बिलीव नहीं करते हैं, मतलब आप इसको और ऐसे में डाल सकते हैं ना कि हम लोग ना पीपल को एज एन इंड समझते हैं, मीन्स नहीं समझते हैं, ठीक है। ये जो इमैनुअल कांत का थ्योरी है, कैटेगरिकल इम्पेरेटिव बोलते हैं उसको। सिग्निफिकेंस देखिए तो बूस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी बस ग्रो हो रहा है तो सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है साथ में। और स्पेशली आप देखें ना तो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन में देखेंगे तो 1100+ करोड़ खर्चा हो रहा है, और 720 करोड़ जो है वो आपका हेल्थ केयर में खर्चा हो रहा है, ठीक है, मतलब जो CSR से। प्रमोट्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विथ नोटेबल 54% इंक्रीज इन CSR स्पेंडिंग। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रहा है, क्योंकि उन लोग अब इन्वायरमेंट सस्टेनेबल पर भी लगा रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी पर उन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या जहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का खपत है वहाँ सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। चैलेंजेस देखिए तो लैक ऑफ क्लियर डिटेल CSR गाइडलाइन, सही से गाइडलाइन का क्लियरेंस नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे कि वही 4-5 स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, वही मेनली जो आपका CSR का काम हो रहा है। फिर देखें तो सेक्टोरिकल डिस्पैरिटी है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ही मेनली फोकस है, बट अगर देखें तो स्लम डेवलपमेंट, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, कल्चरल हेरिटेज को नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग वेयर कंपनीज फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मैं ग्रीन वॉशिंग टर्म बताया भी था कि ऐसे में बताया था डे 12 वाले में कि ग्रीन वॉशिंग बेसिकली ना कि हम लोग ये बोलते हैं कि ग्रीनरी के नाम पे ना बस हम लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि वही जो इसका उल्टा लिख दीजिएगा कि क्लियर डिटेल गाइडलाइन होना चाहिए, रीजनल डिस्पैरिटी होना चाहिए, कि इक्विटेबल आपको होना चाहिए, कि इक्विटेबल करो जो CSR स्पेंडिंग, ठीक है। सेक्टोरल डिस्पैरिटी में ये भी होना चाहिए कि कुछ कुछ न्यूज़ सेक्टर पे स्पेशल फोकस करना चाहिए, ठीक है, कैसे कुछ, या बोल दीजिए कि सर्टेन कैप लगाना चाहिए, कितना % आपको हर सेक्टर में ऐसे करना है खर्च, ठीक है। दिल्ली फ्यूल बैन, तो अगर आप देखें तो जैसे डीजल व्हीकल जो है वो आया था न्यूज़ में कि डीजल व्हीकल ओवर 10 ईयर्स एंड पेट्रोल व्हीकल ओवर 15 ईयर्स आर क्लासिफाइड एज इंड ऑफ लाइफ व्हीकल, मतलब डीजल व्हीकल और जो है और पेट्रोल व्हीकल अपने जो 10 और 15 ईयर को अगर क्रॉस करी हैं तो उसको इंड ऑफ लाइफ व्हीकल बोलेंगे, मतलब उसको फिर आप चला नहीं सकते हैं, आपको क्रश करवाना पड़ेगा उसको या बेचना पड़ेगा बाहर जाके। तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा इंस्टॉल एट फ्यूलिंग स्टेशन टू आइडेंटिफाई एज ऑफ व्हीकल्स एंड डिनाई फ्यूल, मतलब जो इससे ज़्यादा एज के हो गए हैं ना व्हीकल, उनका फ्यूल को ही डिनाई, मतलब फ्यूल ही नहीं देगा उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर और ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन क्या है, तो 1 जुलाई फॉर दिल्ली, नवंबर 1 फॉर हाई डेंसिटी NCR जो है आपका, और अप्रैल 2026 से रेस्ट ऑफ NCR में है। इसका लीगल बैकग्राउंड देखिए तो NGT एक्ट जो 2010 में था, ठीक है, वो आता है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फिर जो NGT जो 2015 का ऑर्डर दिया था वो बोला था कि बैन 10 ईयर ओल्ड डीजल वही ओल्ड, और 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल व्हीकल इन दिल्ली NCR। सुप्रीम कोर्ट का 2015 में जजमेंट, 2018 में जो जजमेंट आया था वो NGT का जजमेंट को हेल्ड किया था, मतलब उसको सही माना था,
ठीक है। और फिर आपका देखिए तो डेटा फैक्ट्स वगैरह वही देखिए कि वेहिकुलर इमिशन से आपका 40% जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है ना, वो वेहिकुलर इमिशन के कारण होता है। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 28% ऑफ PM जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, 2.5 41% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 78% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन दिल्ली NCR। सिग्निफिकेंस देखें तो एम्स फॉर डायरेक्ट इंप्रूवमेंट इन NCR एयर क्वालिटी एंड रिडक्शन इन पोल्यूशन, ठीक है। Pollution related health issues like respiratory diseases. Sets a precedent for similar bans across other Indian metros. Technical issues in ANPR कैमरा सिस्टम ये एक चैलेंजेस है। वाइड स्प्रेड पब्लिक बैकलैश ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि कई लोग मिडिल फोर्स देखते हैं कि पूरे जीवन बेचारे कमाते हैं, एक गाड़ी ले पाते हैं और वो भी 10 साल बाद बोलेंगे कि नहीं उस गाड़ी को क्रश करवाओ। इनएडुकेट अल्टरनेटिव फॉर अफेक्टेड व्हीकल ऑनर, ठीक है, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव को कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि आपको इतना सब्सिडी मिल जाएगा, या सर्ट जो कंपनी से लिए हैं आपको इतना % ऑफ करके कुछ नया गाड़ी भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा आपका दिल्ली फ्यूल वैन वाला।